हमारे पास प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? प्रॉपर्टी होती क्या है? तो हमारे पास कोई भी सिस्टम है, उसकी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक अगर हम कहेंगे, किसी भी सिस्टम का अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक है तो वो उसे हम उसकी प्रॉपर्टी कहते हैं। एनी कैरेक्टरिस्टिक of a system is called its property। यानी कि किसी भी सिस्टम की कोई भी खूबी जो होती है उसे हम उसकी प्रॉपर्टी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हमारे पास टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, स्पेसिफिक ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, कंडक्टिविटी, ये सारी हमारे पास क्या है? हमारे पास सिस्टम की प्रॉपर्टीज है। अब हमारे पास प्रॉपर्टीज है, उसकी भी दो टाइप्स है। तो प्रॉपर्टीज हमारे पास दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, उनमें इसमें हमारे पास होती है इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और सेकंड वन को हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो हमारे पास होती हैं ये इंडिपेंडेंट होती हैं मैस से। इंडिपेंडेंट ऑफ मैस ऑफ सिस्टम। ये सिस्टम के मैस से हमारे पास इंडिपेंडेंट होती हैं, यानी कि मैस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में हमारे पास अगर हम एग्जांपल लें तो हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, ये सब के सब हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। और अगर हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की बात करें तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं जो सिस्टम के साइज और मैस के ऊपर डिपेंडेंट है। ये हमारे पास क्या होती हैं? डिपेंडेंट ऑन साइज और मैस ऑफ सिस्टम। ये हमारे पास सिस्टम के साइज या मैस पर डिपेंड करती हैं। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की इसके अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास इसमें मेरे पास आ जाता है टोटल वॉल्यूम। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या है? टोटल वॉल्यूम जो है वो जाहिर सी बात है साइज के साथ डायरेक्ट रिलेशन। जितना साइज होगा उतना ही वॉल्यूम हम किसी चीज के अंदर कंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक गिलास है तो उसकी जितनी स्टोरेज कैपेसिटी है उतना ही वॉल्यूम हम उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, तो वही उसका टोटल वॉल्यूम होता है। इसी तरह हमारे पास टोटल मोमेंटम, टोटल मैस और भी बहुत सी हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। उसके बाद हमारे पास होते हैं स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज का कॉन्सेप्ट। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? तो किसी भी प्रॉपर्टी को अगर हम मैस के ऊपर डिवाइड करते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को, यानी कि अगर मैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज पर यूनिट mass is called specific properties। यानी जो हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं अगर हम इन्हें मैस के ऊपर डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास क्या बन जाती हैं? स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। तो अगर हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को मैस के ऊपर डिवाइड करवा देते हैं तो क्या होता है? ये हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बन जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम कॉन्टिन्यूम के कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि हमारे पास कॉन्टिन्यूम क्या है।
हमें पता है कि कोई भी अगर हम किसी मेटल या किसी भी चीज की बात करते हैं तो हमारे पास वो एटम से मुख्तलिफ पार्टिकल से या एटम से मिलकर बना होता है बेसिकली। तो होता क्या है कि जो कोई भी अगर हमारे पास मेटल है ये कोई भी सब्सटेंस है उसके अंदर डिसकॉन्टिन्यूटीज होती हैं। तो जैसे हम सॉलिड्स की अगर बात करें तो वो हमारे पास और उसमें एटम्स जिनसे वो मिलकर बना होता है वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। और लिक्विड में थोड़ा लूजली पैक्ड होते हैं यानी वाइब्रेट कर सकते हैं और गैसेस में जो होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो इनके अंदर डिसकॉन्टिन्यूटीज होती हैं। लेकिन अगर हम इसको इसको एटॉमिक नेचर से इंडिपेंडेंट होकर किसी भी सब्सटेंस को अगर हम कॉन्टिन्यूस कंसीडर करते हैं यानी अगर हम उसे होमोजीनियस कंसीडर करते हैं और हम कंसीडर करते हैं कि इसके अंदर कोई भी हमारे पास होल या इस तरह का कोई भी चीज डिसकॉन्टिन्यूटी प्रेजेंट नहीं है, इसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूम। हम इसे इस तरह भी कैसे डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल होमोजीनियस मैटर या सब्सटेंस मैटर लिख ले, होमोजीनियस मैटर विद नो होल यानी एक होमोजीनियस मैटर जिसके अंदर कोई भी हमारे पास होल नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले तो कॉन्टिन्यूम का कॉन्सेप्ट वैलिड कहां तक कब तक वैलिड रहता है हमारे पास। तो कॉन्टिन्यूम का कॉन्सेप्ट हमारे पास वैलिड रहता है जब तक हमारे पास जो हमारा डायमीटर है किसी भी एटम्स का यानी कि जो सिस्टम का जो हमारे पास साइज है सिस्टम का साइज हमारे पास ग्रेटर होना चाहिए मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल यानी कि जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस है उससे हमारे पास सिस्टम का साइज बड़ा होना चाहिए। तो एप्लीकेबल कब तक एप्लीकेबल है हमारे पास कॉन्टिन्यूम का सब कॉन्सेप्ट। तो एप्लीकेबल until the size of system is larger than the space between the molecules। ये कब तक एप्लीकेबल है जब तक हमारा सिस्टम का साइज है वो मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस से बड़ा हो। सो कॉन्टिन्यूम में हमारे पास मीन फ्री पाथ का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मीन फ्री पाथ सबसे पहले हम देखते हैं मीन फ्री पाथ होता क्या है। तो उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल और एनी अदर पार्टिकल बिटवीन कोलिजन विद अदर पार्टिकल। फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल है या कोई भी मॉलिक्यूल है वो किसी दूसरे पार्टिकल या मॉलिक्यूल के साथ जाकर टकरा रहा है, इसके दरमियान जो उसने डिस्टेंस कवर किया इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, मीन फ्री पाथ। इसे हम एग्जांपल के साथ देखते हैं। एग्जांपल मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ कि ऑक्सीजन है मेरे पास। एग्जांपल ऑक्सीजन, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास यहाँ पे एक है सिलेंडर, इसके अंदर ऑक्सीजन गैस मेरे पास मौजूद है। तो हमें पता है कि ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स है कोई भी गैस है उसके मॉलिक्यूल्स में वो रैंडम मोशन में होते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रेशर प्रोड्यूस होता है। वो एक अलग चीज ये यहाँ पे हमने देखना बेसिकली ये है कि ये पार्टिकल यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, अब ये जाकर किसी दूसरे पार्टिकल के साथ टकराएगा। अब ये जो डिस्टेंस हमारे पास होता है इस डिस्टेंस को हम कहते हैं एल, लेट कर लेते हैं एल है, और ये इसका डायमीटर है डी। अगर तो ये जो एल लेंथ है वो इसके डायमीटर से छोटी होगी तो क्या होगा कि मॉलिक्यूल यहाँ से जाएगा, क्योंकि वो डिस्टेंस कम है इसके डायमीटर से तो ये वहां पे जाकर दोनों के साथ टकराएगा, इजीली पास नहीं हो पाएगा। इसलिए जो डिस्टेंस इसने यहाँ से यहाँ तक कवर किया इन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में टकराने से पहले तक का उस डिस्टेंस को हम कहते हैं मीन फ्री पाथ।
मीन फ्री पाथ क्या है कि यहाँ से एक मॉलिक्यूल गया, वो जाके दूसरे मॉलिक्यूल के साथ टकराया, जो डिस्टेंस उसने कवर किया वो मीन फ्री पाथ है। अगर यहाँ पे क्या होता है कि ये जो एल है वो ग्रेटर होता है इस डी से, तो क्या होना था कि मॉलिक्यूल यहाँ से पास कर जाता, और ये क्योंकि जब तक ये टकराएगा नहीं तो वो हमारे पास मीन फ्री पाथ, हम इसे मीन फ्री पाथ नहीं कहेंगे। तो नो को लिए मीन्स नो मीन फ्री पाथ। तो फिर ये कहीं आगे जाकर टकराएगा तो वो, यानी कि ये जो मीन फ्री पाथ बेसिकली वहां तक है जहां तक मॉलिक्यूल किसी मॉलिक्यूल के साथ जाके कोलाइड करता है। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कंटेनर के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यानी कि जो गैस फिल है। जैसे हमारे पास अगर हम देखें कि ऑक्सीजन का जो 1 mm³ अगर हम ऑक्सीजन का वॉल्यूम लेते हैं तो उसके अंदर हमारे पास 3 × 10⁻16 1 mm³ अगर वॉल्यूम लेते हैं ऑक्सीजन का तो उसके अंदर 3 × 10⁻16 मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ऑक्सीजन का जो डायमीटर होता है वो हमारे पास कितना होता है, ऑक्सीजन का जो डायमीटर है वो हमारे पास 3 × 10⁻⁻10 मीटर होता है। जबकि इसका जो मीन फ्री पाथ है हमारे पास वो कितना होता है, वो हमारे पास होता है 6.3 × 10⁻⁻8 मीटर। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो ऑक्सीजन के जो डायमीटर है वो छोटा है इसके मीन फ्री पाथ से। जो मीन फ्री पाथ है वो 200 टाइम्स ग्रेटर है एज इसके डायमीटर से। जो मीन फ्री पाथ हुआ वो इसके डायमीटर से 200 गुना बड़ा है। तो हमने कॉन्टिन्यूम के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि कॉन्टिन्यूम का कॉन्सेप्ट हमारा तब तक एप्लीकेबल है जब तक हमारे पास क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ जो है सिस्टम की, यानी कि जो डायमीटर है वो मीन फ्री पाथ से बड़ा होगा। जो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ सिस्टम की थी वो क्या होगी, बड़ी होगी, किससे, मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जो मीन फ्री पाथ है हमारे पास ये एलिवेशन और वैक्यूम के साथ, यानी कि अगर हम हाई वैक्यूम के ऊपर कोई किसी गैस को या किसी चीज को स्टडी करते हैं हाई एलिवेशन के ऊपर, तो क्या हमारे पास क्या होगा, उसका मीन फ्री पाथ बड़ा होता जाता है। यानी कि एट एलिवेशन और वैक्यूम हमारे पास क्या होता है, लार्ज मीन फ्री पाथ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हाइट के ऊपर जाते जाते हैं तो एट अ हाइट ऑफ अबाउट, तो मीन फ्री पाथ जो है वो 0.1 मीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक भी चले जाता है। तो ऐसे मौके पर जब हमारे पास ऐसी कंडीशन होती है तो हमारे पास रेरिफाइड गैस थ्योरी हम यूज करते हैं। ये अभी हमारा टॉपिक नहीं है तो इसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो रेरिफाइड गैस थ्योरी, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास, इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम का जब भी हम वर्ड सुनते हैं तो इसका मतलब होता है हमारे पास कि कोई भी अगर हमारे पास सिस्टम है तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, नो चेंज इन सिस्टम, नो चेंज। जाहिर सी बात है चेंज कब आता है, जब हम कोई सिस्टम के ऊपर कोई फोर्स लगाएं, कोई एक्सटर्नल वर्क करेंगे कोई चीज। तो मतलब क्या है, इससे हमारे पास हम ये वाजह होता है कि नो ड्राइविंग फोर्स, नो ड्राइविंग फोर्स, यानी कि कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है। अगर कोई ड्राइविंग फोर्स होगी तो जाहिर सी बात है कोई चेंज आएगा सिस्टम के अंदर। सिस्टम जो है वो अपनी बैलेंस कंडीशन के अंदर रहता है, बैलेंस्ड कंडीशन। जिस स्टेट में सिस्टम मौजूद होगा उसी स्टेट के अंदर रहेगा वो, उसकी स्टेट, उसकी जो फेज है, उसकी जो कंडीशन है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। इक्विलिब्रियम की टाइप्स है हमारे पास डिफरेंट, जिसमें हमारे पास सबसे पहले तो आ जाता है थर्मल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हम हमारे पास है थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम के नाम से ही हमें पता चलेगा कि इसमें कोई हीट ट्रांसफर से रिलेटेड। तो इसमें हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम में होता क्या है कि डेल्टा टी जो है वो इक्वल टू होता है 0, यानी कि सिस्टम में कोई भी चेंज नहीं आता, हीट के उसके टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आता, नो चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता।
मतलब कि हीट फ्लो नहीं होती, नो हीट फ्लो। तो हमें पता है हीट का फ्लो होती है जब हमारे पास एक बॉडी है कोल्ड हॉट और ये एक बॉडी कोल्ड हो, तो यहाँ से हीट दूसरी बॉडी के अंदर फ्लो दूसरी बॉडी की तरफ करती है। लेकिन थर्मल इक्विलिब्रियम में हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास दो बॉडीज हैं तो होगा क्या, उन दोनों दोनों एट सेम टेम्परेचर होंगे, एट सेम टेम्परेचर, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि कोई भी हीट ट्रांसफर या हीट फ्लो नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हमारे पास होता क्या है कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हमारे पास चेंज इन प्रेशर मींस डेल्टा पी जो है वो इक्वल होता है जीरो, नो चेंज इन प्रेशर, यानी कि प्रेशर जो है हमारे पास थ्रू आउट सेम रहता है, सेम प्रेशर, यानी कि किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हम सिस्टम में देखेंगे तो हमारे पास जो प्रेशर होगा वो सेम रहेगा। उसके बाद मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के बाद हमारे पास होता है आता है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में हमारे पास क्या होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम में हमारे पास जो सिस्टम है उसकी कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं आता। केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम में हमारे पास क्या होता है कि कोई भी नो चेंज इन कंपोजिशन, यानी कि सिस्टम में की कंपोजिशन जो है हमारे पास उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता, यानी कि कोई केमिकल रिएक्शन ही नहीं होता, नो केमिकल रिएक्शन। हमें पता है कि केमिकल रिएक्शन जब भी होगा तो जाहिर सी बात है उसकी कोई कंपोजिशन में चेंज आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास O2 होता है और H2 है, तो दोनों मिलकर बना देते हैं वाटर, पानी बना देते हैं, हालांकि दोनों गैसेज हैं। तो इसी तरह हमारे पास जो जब केमिकल इक्विलिब्रियम होता है तो क्या होगा, तो जो दो सब्सटेंस हैं, यानी कि कोई भी सब्सटेंस अगर हम कहते हैं तो उसकी केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, यानी कि केमिकल रिएक्शन नहीं होता। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रेशर, गेज प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर के बारे में स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज।